हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 6 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली उसे कवर करते रहिएगा जिससे कि आगे आने वाले कोई भी एग्जाम्स हो आपके, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आगे आने वाले अपर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो या लोअर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइस लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एफआरओ मेंस की डेट भी आगे बढ़ गई है उत्तराखंड के अंदर। तो एफआरओ मेंस के लिए भी फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स है, जो चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स आज के 6 जुलाई के। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, ध्यान मंदिर टू बी बिल्ट एट अलूरी बर्थ प्लेस। देखिए अलूरी सीताराम राजू, जिनको हरमिंगर माना जाता है कि उन्होंने रंपा रिबेलियन को लीड किया था 1922 से लेकर 1924 के बीच में। तो उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है और रंपा रिबेलियन की 100th एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो उनको कॉमेमोरेट करने के लिए ध्यान मंदिर बनाया जा रहा है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें कि पूरा अलूरी सीताराम राजू के बारे में और जो रंपा रिबेलियन हुआ उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अब न्यूज़ के हिसाब से देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड एन अलूरी ध्यान मंदिर वुड बी कंस्ट्रक्टेड एट मुगालू, द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू। तो जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर एक जगह है मुगालू, जहाँ माना जाता है कि वहाँ पे अलूरी सीताराम राजू का वो जन्म स्थान है। तो वहाँ पे एक अलूरी ध्यान मंदिर बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द ईयर लॉन्ग 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ मन्यम विरुदु अलूरी सीताराम राजू। तो जो मन्यम विरुदु कहा जाता है, यानी कि जो ट्राइबल के लिए कहा जाता है उनको, कि उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस मनाया जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली अनवील्ड द 30-foot ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अलूरी एट ASR नगर। तो अलूरी सीताराम राजू नगर के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट भी बनाए जाने की बात की जा रही है वहाँ पे। तो वहाँ पर एक 30 फुट का 30 फुट ऊंचाई का ब्रॉन्ज का एक स्टैचू बनाया गया है अलूरी सीताराम राजू का। मिस्टर मोदी फेलिसिटेटेड अलूरी सीताराम राजू ग्रेट ग्रैंडसन। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अलूरी सीताराम राजू थे उनके ग्रेट ग्रैंडसन भी हैं जिनका नाम अलूरी श्रीराम राजू है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अलूरी सीताराम राजू के ग्रेट ग्रैंडसन हैं जिनका नाम अलूरी श्रीराम राजू है, उनको फेलिसिटेट किया है। और ग्रेट ग्रैंडसन जो हैं मल्लू डोरा और बोडी डोरा को, यानी जो बोडी डोरा जो है ये ग्रेट ग्रैंडसन है मल्लू डोरा के, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में इन द फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि हाउ आर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स रिटर्न। अब देखिए हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी सवाल उठते आए हैं हमेशा से कि बच्चों को, आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हम उसको हिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं। तो बार बार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका कहना ये रहा है कि हमने हमेशा स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये चीज़ पढ़ाई है कि हम यहाँ पे हार गए, हम वहाँ पे हार गए, कि हम पे इसने राज किया, हम पे उस डायनेस्टी ने राज किया। तो अब वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री बुक्स को दोबारा से लिखा जाना चाहिए जिसमें ये बताना चाहिए कि इंडिया की जो डायनेस्टीज़ रही हैं, जो यहाँ की इंडिजिनस डायनेस्टीज़ रही हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट कम्स अंडर बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग बोथ द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव अ रोल टू प्ले हियर। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का एक सब्जेक्ट है, विषय है। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। इंडिया हैज़ मल्टीपल एजुकेशन बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री that decide crucial matters such as conducting exams and deciding the syllabus in schools। अब स्कूल्स में क्या सिलेबस होगा, किस तरह से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो भारत में कई सारे एजुकेशन बोर्ड्स हैं, CBSE है, ICSE है, और हर स्टेट का एक अपना लोकल बोर्ड है। तो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैं हर स्टेट के, CBSE है, फिर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि ICSE है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सब अपने आप में ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। दे मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द NCERT। तो ये जो डिसीजंस लेती हैं, जो NCERT गाइडलाइंस देता है उनके हिसाब से लेती हैं। तो NCERT अपना में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किया गया था 1961 में सरकार के द्वारा, टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की
हम सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकें फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग एंड पब्लिशिंग मॉडल टेक्स्ट बुक्स। तो जो हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में, और आप लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन में या यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स। तो एनसीईआरटी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में इसलिए बनाई गई थी कि वो असिस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि बच्चों के लिए जो टेक्स्ट बुक्स बनाई जाएँ वो किस हिसाब से बनाई जाएँ। फॉर डिसाइडिंग द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक द एनसीईआरटी इज़ करेंटली प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अब क्या होगा आगे, जो टेक्स्ट बुक्स का जो कंटेंट होगा उसमें आगे क्या हो सकता है, तो एनसीईआरटी ने उसके लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है। लास्ट एनसीएफ जो प्रिपेयर किया गया था 2005 में किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, उससे पहले 1975 में किया गया, 1988 में किया गया और 2000 में किया गया, यानी कि अब तक 4 बार बुक्स रिवाइज हो चुकी हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं यूपीएससी वाले और न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़नी है क्या, तो जो वो ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको बात की जा रही है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पहले 2000 में आया, उससे पहले 1988 में आया था। तो 1988 वाली जो मानी जाती है वो ओल्ड एनसीईआरटीज़ मानी जाती हैं उस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो किताबें छपी थी, और 2005 की वाली तो ये नई एनसीईआरटी है। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विल हैव ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर द रिवाइज्ड सिलेबस दैट विल बी फॉलोड बाय द बोर्ड्स फॉर द टेक्स्ट बुक्स। एनसीएफ इज़ बीइंग डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस गिवन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जब नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है, अब जो एनसीईआरटी पे काम कर रही है, वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसके हिसाब से उसको बना रही है एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आ रही है, फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाल ही में पिछले दिनों जैसे हमने देखा है कि जो बीजेपी के जो फॉर्मर स्पोक्स पर्सन रही हैं नुपुर शर्मा, उनके जो कुछ विवादित बयान रहे हैं उसके वजह से उदयपुर में एक मर्डर केस हुआ, और वहाँ उसके बाद फिर एक महाराष्ट्र में भी, उससे पहले महाराष्ट्र में भी एक मर्डर केस हो चुका था जिसके बारे में थोड़ा बाद में पता चला उदयपुर के होने के बाद। तो उदयपुर और महाराष्ट्र में जो 2 मर्डर केसेस हुए हैं, इन केसेस की जो हैंडलिंग है वो एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दी गई है। तो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसको जब इसकी हैंडलिंग दे दी गई है तो एनआईए इंपॉर्टेंट बन जाती है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए कि इसकी फंक्शनिंग किस तरह से है, इसको कब बनाया गया था, किस तरह से ये काम करती है। तो एनआईए के ऊपर क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो एनआईए को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो किया गया था 26/11 का जब अटैक हुआ मुंबई में 2008 में, उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी। द एजेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑन December 31, 2008 एंड स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग इन 2009। तो 31 दिसंबर 2008 को ये एग्जिस्टेंस में आई और 2009 से इसने काम करना शुरू कर दिया। एनआईए अपने नाम में एक सेंट्रल एजेंसी है विच इन्वेस्टिगेट ऑल ऑफेंसेज अफेक्टिंग द सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है जो किस तरह से काम करती है, ये इन्वेस्टिगेट करती है उन सभी अपराधों को, उन सभी ऑफेंसेस को जो भारत की संप्रभुता को, भारत की सिक्योरिटी को, सुरक्षा को और भारत की जो अखंडता है, इंटीग्रिटी है, और जो फ्रेंडली रिलेशंस है हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ यानी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ऑफेंसेस अंडर द स्टैट्यूटरी लॉज इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़, अग्रीमेंट, कन्वेंशन, रिजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इन सब पे अगर कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी गलत काम करती है तो उन सभी केसेस को एनआईए अपने अंडर ले सकता है। दीज इंक्लूड टेरर एक्ट्स, अगर मान लो टेरर एक्ट्स होते हैं या पॉसिबल लिंक्स होते हैं, जैसे कि स्मगलिंग ऑफ आर्म्स हो गया, कि जो हथियार हैं उसकी स्मगलिंग है, ड्रग्स की स्मगलिंग है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स आते हैं अगर कहीं से, या इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि कोई पर्सन मान लेते हैं कोई दूसरी कंट्री का पर्सन है और हमारी कंट्री के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर अगर वो आ रहा है तो बॉर्डर पे से इलीगली आ रहा है, तो उन सभी केसेस को एनआईए अपने अंडर ले सकता है। द एजेंसी हैज़ द पावर टू सर्च, सीज, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट दोज इन्वॉल्व इन सच ऑफेंसेस। तो एजेंसी जो है सर्च भी कर सकती है, सीज भी कर सकती है, अरेस्ट और प्रोसिक्यूट कर सभी चीज़ें कर सकती हैं जिस भी पर्सन को वो गिल्टी पाएगी। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो कई सारे शहरों में फैली हुई हैं, जैसे कि हैदराबाद में, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू। तो कई सारी जगहों पे इसके ब्रांचेस हैं। बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो अब देखते हैं कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या हैं, यानी कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं, किस किस एक्ट के तहत वो ऑफेंसेस हैं जो जिसके ऊपर ये काम करती है, जिसके लिए ये बाध्य है काम करने के लिए। तो अगर किसी पर्सन को एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट में पकड़ा जाता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो कि बहुत ही खतरनाक एक्ट है, यूएपीए एक्ट, फिर एंटी हाईजैकिंग एक्ट है, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट है अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, सार्क का एक्ट है,
फिर अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन है, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट है, यानी कई सारे एक्ट हैं, या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो ये सभी एक्ट्स के खिलाफ अगर किसी पर्सन के खिलाफ सुनवाई आती है इन सभी एक्ट्स में से, तो उसके ऊपर काम कर सकती है एनआईए। सितंबर 2020 में सेंटर ने एम्पावर कर दिया एनआईए को टू ऑल्सो प्रोब ऑफेंसेस अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। अब देखिए, जब तक नारकोटिक ड्रग्स पे और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट पे अभी तक का ऐसा कोई भी केस नहीं सुन सकती थी एनआईए, क्योंकि इस एक्ट के तहत एनआईए को पावर नहीं मिली हुई थी। लेकिन जब से इस एक्ट के तहत पावर मिली है सितंबर 2020 से, तो अब एनआईए इसके ऊपर भी स्टडीज़, इसके ऊपर भी जितनी भी केसेस हैं उन सब की स्टडीज़ कर सकती है। द लॉ अंडर विच द एजेंसी ऑपरेट्स एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी के ऊपर आपको यूपीएससी सवाल में फंसा सकता है कि ये जो कानून है एनआईए, ये भारत में तो पूरे जो होल ऑफ इंडिया है वहाँ तो लागू है ही, वहाँ तो काम कर ही सकती है एनआईए। साथ ही साथ भारत के जो नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं, बाहर भी जितना रह रहा है, यानी कि जितना भी इंडियन डायस्पोरा बाहर है, उन सब के ऊपर भी अगर वे कुछ गलत काम करते हैं किसी भी एक्ट के तहत, तो एनआईए उनके ऊपर भी कार्यवाही कर सकता है। तो एनआईए किसी जो प्रोब है, यानी कि कोई भी जो केस है, उसको कैसे लेता है, तो एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन रेफर द केसेस टू शेड्यूल्ड ऑफेंसेस रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन टू होम मिनिस्ट्री। अब देखिए क्या होगा कि कोई भी राज्य की सरकार अगर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के तहत मान लेते कोई भी एक्ट आता है, कोई भी ऐसा कृत्य है किसी पर्सन के द्वारा जो उस एक्ट के तहत आया, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी कि आप इस केस को लें, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एनआईए को ऑफर कर देगा या एनआईए को दे देगा। कि मतलब स्टेट, बेसिक बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इसको एनआईए इन्वेस्टिगेशन करवाइए। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही रिक्वेस्ट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुद से सू मोटू, वो भी खुद से कोई केस अगर उसको लगता है कि ये केस बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, तो उसको डायरेक्टली एनआईए को दिया जा सकता है वाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि इंडियंस कैन गेट ₹10 लाख फ्रॉम द रिलेटिव्स अब्रॉड। अब देखिए, भारत के जो नागरिक हैं उनके जो रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, यानी कि जो डायस्पोरा बाहर रहता है और वो भारत पैसे देता है अपने घर वालों को, तो अभी तक सिर्फ 1 लाख रुपए देने की ही अनुमति थी, अब वो 10 लाख रुपए तक दे सकते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है कुछ रूल्स जो रेगुलेट करते हैं एफसीआरए को, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को। अब इंडियंस को अलाउ किया जा रहा है कि आप 10 लाख रुपए तक रिसीव कर सकते हैं एक साल में फ्रॉम रिलेटिव्स स्टेइंग अब्रॉड विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज़, यानी कि अथॉरिटीज़ को बिना बताए आप 10 लाख रुपए तक भारत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द अर्लियर लिमिट वॉज ₹1 लाख। तो पहले ये लिमिट 1 लाख रुपये तक हुआ करती थी बस, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इफ़ द अमाउंट एक्सीड्स इट, द इंडिविजुअल्स विल नाउ हैव 90 डेज टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ 30 डेज अर्लियर। मान लेते हैं अगर ये अमाउंट बढ़ता है, यानी कि 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आप दे रहे हैं घर में, यानी कि भारत भेज रहे हैं पैसे, तो आपको इसके लिए गवर्नमेंट को पहले 30 दिन के अंदर बताना होता था, अब आप इसको 90 दिन के अंदर बता सकते हैं। तो एक बहुत ही आपको एक बहुत ही सहूलियत दी है सरकार ने, जिससे कि कोई पर्सन अगर बाहर से भारत में पैसा भेजता है तो वो उसको हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस इन यूज़ आती है। टर्की बहुत ही एक सिग्निफिकेंट एक स्टेप लेने जा रहा है, और टर्की का कहना ये है कि उसको टर्की ना कह के टर्कीये यानी तुर्कीये या टर्कीये कहा जाए। तो वो अपनी स्पेलिंग जो है या उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उस कंट्री के नाम में, उसमें चेंजेस चाहता है। तो टर्की विल नाउ बी नोन एज टर्कीये एट द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में उसको टर्कीये कहा जाएगा। आफ्टर द इंटरगवर्नमेंटल बॉडी एग्रीड टू ए फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द नेम चेंज फ्रॉम अंकारा। तो अंकारा जो टर्की की राजधानी है, उसने डिमांड करी है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि टर्की को अब नया नाम टर्की से बुलाया जाए। कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब एर्दोगान इशू अ स्टेटमेंट सेइंग द वर्ड टर्की रिप्रेजेंट्स एंड एक्सप्रेसेस द कल्चर, सिविलाइजेशन एंड वैल्यूज़ ऑफ द टर्किश नेशन। तो उनका कहना ये है, वहाँ के राष्ट्रपति का कहना ये है कि जो टर्की जो वर्ड है, ये टर्की कंट्री का जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, या जो उसका वैल्यूज़ है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, ना कि वर्ड टर्की। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप टर्की सर्च करते हैं तो कभी कभी तो टर्की कंट्री सर्च होगा, कभी कभी टर्की एक एनिमल सर्च होता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत ही चाव से खाया जाता है। जैसे कि जब भी सेलिब्रेशंस करने होते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशंस करने होते हैं, तो उसको खाया जाता है। तो इसलिए टर्की जो था, यानी जो कंट्री था टर्की, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट होता था इस चीज़ से कि एक ऐसी चीज़ आ रही है जब हम कंट्री के नाम को सर्च कर रहे हैं कि जो कोई खाने वाली चीज़ है।
तो दूसरे कंट्रीज़ ने जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है, तो जैसे कि नीदरलैंड्स ने अपना नाम चेंज किया, पहले वो हॉलैंड हुआ करता था, बाद में उसने नीदरलैंड्स कर लिया। मैसेडोनिया ने अपना नाम चेंज करके नॉर्थ मैसेडोनिया कर लिया, क्योंकि उसका पॉलिटिकल डिस्प्यूट रहा ग्रीस के साथ। ईरान ने नेम चेंज करके कर लिया। पर्शिया ने, पहले उसका नाम पर्शिया हुआ करता था, लेकिन 1935 में उसने अपना नाम चेंज करके ईरान कर लिया। थाईलैंड ने नाम चेंज कर लिया, पहले उसका नाम सियाम हुआ करता था। और जिम्बाब्वे ने नाम चेंज किया, पहले उसका नाम रोडेशिया हुआ करता था। तो अपनी कॉलोनियल लेगेसी को ख़त्म करने के लिए कि अब उसके ऊपर अंग्रेज़ों का राज नहीं है, कॉलोनियल लेगेसी नहीं है, तो रोडेशिया से नाम चेंज करके जिम्बाब्वे कर दिया गया। नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ तेलंगाना। तो अभी देखा गया है कि पिछले महीने 2 जून को तेलंगाना ने अपनी 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, जब वो 2014 से अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तो अब तेलंगाना किस तरह से बना, क्या हिस्ट्री रही है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिले आपको। तो तेलंगाना रेबेलियन देखते हैं कि द तेलंगाना रेबेलियन स्टार्ट हुआ था, एक कुछ जो किसान थे उन्होंने स्टार्ट किया था, ग्रुप ऑफ पीजेंट्स के द्वारा शुरू हुआ 1945 में, अगेंस्ट द प्रेवलेंट जागीरदारी सिस्टम। तो उस टाइम पे जो जागीरदारी सिस्टम था उसके खिलाफ ये चला। वेयर पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड गवर्न सर्टेन लैंड होल्डिंग्स वॉज इंस्टॉल्ड इन सर्टेन ऑफिसेज। Represented by the Comrades Association, who were affiliated with the Communist Party of India, the rebellion turned violent and clashed with the Razakar, a military headed by Qasim Rizvi। अब देखिए ये जो है कुछ कॉमरेड एसोसिएशन थी, उसने उनको रिप्रेजेंट किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी भारत की, उसने उसको एफिलिएट किया। जो ये रिबेलियन था धीरे धीरे ये आक्रामक होता रहा और वॉयलेंट बन गया, और इसने फिर रज़ाकर्स के साथ क्लैश किया। रज़ाकर्स जो थे, एक जो कासिम रिजवी थे, यानी कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उनके जो डिप्यूटी थे कासिम रिजवी, उसकी बनाई हुई टीम थी रज़ाकर्स की। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज द रज़ाकर्स मर्डर्ड स्कोर्स ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो अगले 3 सालों तक रज़ाकर्स ने बहुत से किसानों को मार दिया। इन द ईयर्स फॉलोइंग 1945 हैदराबाद वाज आस्क्ड टू एक्सीड टू इंडिया, बट द निज़ाम पुट फॉरवर्ड मल्टीपल कंडीशंस, जिसको भारत एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। तो 1945 के बाद से जब भारत को आज़ाद होने की बात शुरू हुई और ये कहा गया कि निज़ाम से कहा गया हैदराबाद के कि आप भारत में मिल जाओ, तो उस टाइम पे निज़ाम ने कुछ ऐसी कंडीशंस रख दी जिन सभी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर पाना भारत देश के लिए मुश्किल हो रहा था। तो आफ्टर सीइंग द डेटेरियोरेटिंग स्टेट ऑफ हैदराबाद, इंडिया साइन द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद हैदराबाद, स्टेटिंग दैट all administrative agreements that were in place between the Nizam and the British Crown would continue between the Nizam and India। अब देखिए ये हुआ कि जब ये देखा भारत ने कि भाई जो हैदराबाद की कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है और वहाँ पे रज़ाकर्स जो हैं वो बहुत लोगों को मार रहे हैं, तो उस टाइम पे हैदराबाद के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। और उसके बाद ये कहा गया कि जितने भी एग्रीमेंट्स किए हैं निज़ाम ने अंग्रेज़ों के साथ, वो सारे के सारे एग्रीमेंट लगातार चलते रहेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ऑपरेशन पोलो चलाया गया हैदराबाद को फ्री करवाने के लिए। तो साइनिंग ऑफ द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एंश्योर्ड पीस फॉर ओनली अबाउट अ ईयर। तो सिर्फ 1 साल तक शांति बनी थी। उसके बाद हैदराबाद स्टार्टेड वायलेटिंग द कंडीशंस पुट फॉरवर्ड बाय द एग्रीमेंट एंड साइमल्टेनियसली द वायलेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द रज़ाकर्स इंक्रीज। तो अब देखिए रज़ाकर्स जो थे, जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है कि इंडिपेंडेंस कैसे मिला हैदराबाद को, उन सब ने पढ़ा होगा कि रज़ाकर्स जो हैं उन सब ने जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे की, उसकी वजह से वहाँ पे एक एनार्की का माहौल बन गया, कि एक तंत्र का माहौल बन गया, और उसको ख़त्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को अपनी आर्मी भेजनी पड़ी। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया सितंबर 1948 में, और 5 दिन के अंदर ही उन्होंने जितने भी रज़ाकर्स थे उन सबको हरा दिया। 1953 में स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमेटी बनाई गई और उससे नई नई जो स्टेट बाउंड्रीज थी वो बनाई गई। आंध्रा ने एक्सप्रेस किया डिज़ायर टू इंटीग्रेट द आंध्र स्टेट एंड तेलंगाना इन ऑर्डर टू क्रिएट विशाल आंध्रा। तो आंध्र प्रदेश ने उस टाइम कहा कि जो आंध्रा स्टेट है और तेलंगाना का जो रीजन है उसको पूरे को छोड़कर एक विशाल आंध्रा बनाना चाहिए। द कमिटी सजेस्टेड द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग तेलंगाना एज सेपरेट स्टेट। अब देखिए उस टाइम पे जो स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमेटी थी, स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमेटी का कहना ये था कि तेलंगाना को उसी टाइम पे एक सेपरेट स्टेट बना दो। तो कमेटी ने सजेस्ट किया कि आइडिया ऑफ मेंटेनिंग तेलंगाना एज एन सेपरेट स्टेट टिल 1961, जब पोस्ट जनरल इलेक्शन द स्टेट वुड वॉलंटरीली वोट टू इंटीग्रेट इटसेल्फ विद द आंध्रा स्टेट। गवर्नमेंट इग्नोर्ड दिस एंड ऑन पासिंग द स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट लेटर दैट ईयर आंध्रा एंड तेलंगाना वर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल। अब देखिए एसआरसी ने जो स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन था उसने ये कहा था कि 1961 तक तेलंगाना को अलग बना दो और आंध्र प्रदेश को अलग बना दीजिए। और जब 1961 में इलेक्शन होंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे, अगर लोग चाहेंगे कि एक स्टेट बन जाए तो एक स्टेट बन जाएंगे, नहीं तो अलग अलग स्टेट रहेंगे। लेकिन उस टाइम की जो सरकार थी उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने शुरू में ही आंध्र प्रदेश को मर्ज कर दिया, जो बाद में जाके फिर तेलंगाना 2014 में एक नया राज्य बना।
तो तेलंगाना रीजन ऑल्सो हैड वॉट वर कॉल्ड द मुल्की रूल्स which were safeguards in place to ensure that mulkis or native residents did not face difficulty in procuring government jobs. नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आती है। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है कि मयूरभंज जो है एक जो जगह है उड़ीसा के अंदर, वो GI टैग चाह रहा है आंट चटनी के लिए। चींटियों से बनी एक चटनी है, एंटोमोफेगी भी कहा जाता है इसको। तो आंट से बनी, चींटियों से बनी जो चटनी है उसको, उसके लिए GI टैग चाह रहा है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का। तो वीवर आंट्स यानी कि जो लाल कलर की चींटियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ डंक मारती हैं, तो जो वीवर आंट्स हैं आर पॉपुलर अमंग द पीपल मोस्टली ऑफ द ट्राइब्स ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा फॉर द माउथ वाटरिंग डिश मेड ऑफ देम द काई चटनी। तो उसको काई चटनी भी कहा जाता है। तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बनती हैं उड़ीसा के, और ज़्यादातर वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वही इसको खाते हैं। दिस सेवरी फूड आइटम रिच इन प्रोटीन्स, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, यानी बहुत सारी चीज़ों में ये रिच होती हैं। 18 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है एंड कीप डिजीज़ एट पे, और बीमारियां भी नहीं होती उस पर्सन को जो ये चटनी है वो खाता है। इन उड़ीसा साइंटिस्ट्स आर नाउ फाइन ट्यूनिंग देयर रिसर्च टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन फॉर GI टैग्स रजिस्ट्री ऑफ काई चटनी। तो काई चटनी के लिए GI टैग की बात की जा रही है। अप्लाइड अंडर फूड कैटेगरी में इसको अप्लाई किया जाएगा। GI टैग विल हेल्प डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड हाइजीन प्रोटोकॉल इन द प्रिपरेशन ऑफ काई चटनी। GI लेबल्स एनहेंस द रेपुटेशन। देखिए GI टैग का ये तो आपको सबको पता ही है कि GI टैग मिलने से उस जो प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और बिज़नेस करना उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। वीवर आंट्स जिनको ओइकोफाइला समाराडिग्ना या समारगडीना, देखिए अब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बड़ा अजीब सा नाम है, ये कहा जाता है, आर अबंडेंटली फाउंड इन मयूरभंज थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल भर मिलती रहती है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। जो ट्राइब्स हैं मयूरभंज की वो कंज्यूम करती हैं काई चटनी या सूप टू गेट रिड ऑफ फ्लू। अब देखिए कई सारी बीमारियां जो हैं वो इससे सही करते हैं, चाहे वो फ्लू हो, कॉमन कोल्ड हो, वूपिंग कफ हो, और भूख बढ़ाने की कभी चीज़ें हों, या आईसाइट सही करनी हो, उन्हें कभी भी चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी आँखों को इसी को खाने से सही कर लेते हैं। जॉइंट पेन सही करना हो, स्टमक डिजीज़ सही करनी हो, या डेवलप करना हो एक हेल्दी ब्रेन। ट्राइबल हीलर्स ऑल्सो प्रिपेयर मेडिसिनल ऑयल। अब जो ट्राइबल हीलर्स हैं वो मेडिसिनल ऑयल भी तैयार करते हैं इससे, और उसमें काइस डालते हैं, यानी काइस मतलब ये चींटियाँ डालते हैं प्योर मस्टर्ड ऑयल में। 30 दिन के बाद इसको बेबी ऑयल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। एंड एक्सटर्नली यूज टू क्योर र्यूमेटिज्म, गाउट, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़। तो कई तरह की स्किन डिजीज़ वगैरह को सही करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आती है, सेंटर ने कहा है कि होटल्स जो हैं सर्विस चार्ज पे अब नहीं करवा पाएंगे लोगों से, सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं वो। तो उनका कहना ये है कि आप फूड का जो मेन्यू है उस मेन्यू में आप अपने जो रेट्स हैं उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। रेट्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, रेट्स को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन आप सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। तो उनका कहना, सरकार का कहना यह है कि सर्विस चार्ज एक ऐसा वो चार्ज है कि जो आप किसी पर्सन से ज़बरदस्ती वसूल रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपने मेन्यू में बहुत हाई रेट सेट किए हैं खाने के, तो अगर कोई पर्सन आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है और वो ऑर्डर कर रहा है खाना, तो यानी कि वो चाह रहा है कि मतलब, या वो एग्री है इस चीज़ से कि वो इतना ज़्यादा पैसा पे कर देगा जो आप प्रोडक्ट उसे दे रहे हैं। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इशू की है गाइडलाइंस आस्किंग होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स नॉट टू कलेक्ट सर्विस चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स, कि कस्टमर से आपको सर्विस चार्ज नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, दीज इस्टेब्लिशमेंट्स शुड नॉट ऐड सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफ़ॉल्ट टू द फूड बिल, द गाइडलाइंस से। तो गाइडलाइंस का कहना ये है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं यानी कि होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये खुद से सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली ना लगाएं, अब वो लगा नहीं सकते हैं। अगर कोई कंज्यूमर फाइंड करता है कि दैट अ होटल और रेस्टोरेंट इज़ वायलेटिंग द गाइडलाइंस, ही और शी मे मेक अ रिक्वेस्ट टू रिमूव द सर्विस चार्ज फ्रॉम द बिल अमाउंट और लॉज अ कंप्लेंट विद द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो अगर मान लेते हैं, उन्होंने का कहना ये है कि अगर कंज्यूमर कोई पाता है कि कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल ज़बरदस्ती ये सर्विस चार्ज लगा रहा है, तो वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर कॉल कर सकता है, कंज्यूमर कमीशन के साथ अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है, या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं यानी कि DM हैं उनके साथ भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट आता है, सेंटर स्टॉप्स वर्क ऑन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। देखिए राजस्थान में एक कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है और उसको दिक्कत ये आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तनातनी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि वो उस पर काम नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है बार बार उस प्रोजेक्ट के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट की डिमांड कर रही है कि उस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए, लेकिन सेंटर इस चीज़ पे राज़ी नहीं हो रहा है। एक प्रपोज्ड ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है ERCP, वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स को फ़ायदा पहुंचाएगी राजस्थान के
थ्रू इंटरलिंकिंग ऑफ 3 रिवर्स, तो 3 नदियों को इंटरलिंक करके। राजस्थान हैज़ बिन डिमांडिंग द नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस फॉर ERCP फॉर क्वाइट सम टाइम while pointing out that any delay in its implementation would lead to a phenomenal increase in its cost, which was at present estimated at 37,000 crores। तो ERCP के लिए यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान काफ़ी टाइम से इसको नेशनल प्रोजेक्ट की डिमांड कर रहा है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे दिया जाए। और उनका कहना ये है कि अगर सरकार जितना ज़्यादा इसमें डिले करेगी उतना ज़्यादा इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ऑलरेडी इसकी कॉस्ट 37,200 करोड़ को भी पार कर चुकी है। The ambitious project stipulates transfer of excess water from the Chambal River basin to the regions facing water scarcity। तो जो ambitious project है ये क्या करेगा, चंबल रिवर के बेसिन से उस जगह पे पानी भेजेगा जहाँ पे पानी की कमी है। नेक्स्ट आता है नोरो वायरस द स्टमक बग दैट इन्फेक्टेड 2 स्टूडेंट्स इन केरला। देखिए कोरोना वायरस और ऐसे करके कई सारे वायरस हैं, उसके बाद एक नया वायरस आ रहा है नोरो वायरस। तो नोरो वायरस के केसेस मिले हैं केरला में, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हम पढ़ते हैं कि नोरो वायरस क्या है। तो द इन्फेक्शन कॉजेज़ वॉमिटिंग। अब देखिए इस इन्फेक्शन की वजह से बच्चों के अंदर वॉमिटिंग होगा, यानी कि उल्टी आएगी, डायरिया हो जाएगा, फीवर बुखार आएगा। सिम्टम्स वाज डायग्नोज्ड आफ्टर सैंपल वर टेस्टेड। इट इज़ बिलीव दैट स्टूडेंट्स गेट फूड पॉइजनिंग फ्रॉम मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम के तहत जो खाना मिलता है बच्चों को स्कूलों में, उसके वजह से बच्चों के अंदर ये दिक्कत आई है। नोरो वायरस एक हाईली कंटेजियस वायरस है, बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिसको कभी कभी स्टमक फ्लू भी कहा जाता है या विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है। ये ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड फूड से, मतलब खाना ख़राब हो, ख़राब पानी हो, किसी सरफेस पे आपने हाथ लगा लिया, गंदे से सरफेस पे अगर आपने हाथ लगा लिया है तो वो अगर फिर आपकी बॉडी में चला गया वो हिस्सा कहीं गलती से, तो आपको नोरो वायरस हो सकता है। प्राइमरी रूट जो है वो है ओरल या फीकल। इट इज़ सिमिलर टू डायरिया इंड्यूसिंग रोटा वायरस। अब ये रोटा वायरस की तरह ही है जिसकी वजह से डायरिया होता है एंड इन्फेक्ट पीपल अक्रॉस एज ग्रुप्स। तो हर एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादातर अफेक्ट करता है। डिजीज़ आउटब्रेक जो है ज़्यादातर तो वो कहाँ होती है, क्रूज शिप्स में होती हैं, नर्सिंग होम में होती हैं, डॉर्मेट्री में होती हैं, यानी कि उन जगह पे होती है जहाँ पर बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे ये बीमारी फैल सकती है। नोरो वायरस इन्फेक्शन इज़ एसोसिएटेड विद इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में जलन होगी, मैल न्यूट्रिशन यानी कि कमजोरी आएगी एंड मे कॉज लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी, और बहुत लंबे समय तक की बीमारी ये चल सकती है। तो क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं इसके लिए? तो वन में गेट इन्फेक्टेड मल्टीपल टाइम्स एज द वायरस हैज़ डिफरेंट स्ट्रेन्स। अब देखिए कई बार आप जो कोई पर्सन है वो कई बार मल्टीपल टाइम्स इससे इन्फेक्ट हो सकता है, क्योंकि नोरा वायरस के कई सारे स्ट्रेन्स हैं। नोरो वायरस इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी डिसइंफेक्टेंट्स। कई सारे डिसइंफेक्टेंट के ये अगेंस्ट है, रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर आप यूज़ करना चाहेंगे कुछ ऐसा डिसइंफेक्टेंट जिससे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, नोरो वायरस ये ख़त्म नहीं होगा, और 60 डिग्री सेल्सियस तक की हीट भी ये सहन कर सकता है। Therefore, merely steaming food or chlorinating water does not kill the virus. The virus can also survive many common hand sanitizers। तो जो हम हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली, हालांकि हैंड सैनिटाइज़र जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए है, वायरस के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है। बेसिक प्रिकॉशन इज़ ऑल्सो द मोस्ट ऑब्वियस, रिपीटेडली वॉशिंग हैंड्स। आपको लगातार हाथ धोने हैं, और जब आप लेबोरेटरी यूज़ करें या चेंजिंग डाइपर्स। इंपॉर्टेंट टू वॉश हैंड्स केयरफुली बिफोर ईटिंग और प्रिपेयरिंग फूड। जब आप खाना बना रहे हैं या खाना पका रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उससे पहले आपको हाथ धोने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ में कही गई है। ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है इसका? तो डिजीज़ अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि धीरे धीरे डिजीज़ खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। इन्फेक्शन इवन दो इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ द पेशेंट नॉर्मली लास्ट ओनली फॉर 2 और 3 डेज। तो 2 या 3 दिन में सही हो जाता है ये। और हु आर नॉट वेरी यंग, वेरी ओल्ड और मालनरिश्ड कैन राइड इट आउट विद सफिशिएंट रेस्ट एंड हाइड्रेशन। तो जो थोड़े बीमार होते हैं व्यक्ति, बूढ़े हैं, वो अच्छे से अगर रेस्ट लें और हाइड्रेशन रखें, यानी कि बॉडी में तरल उनके जाता रहे, पानी वगैरह वो पीते रहें, तो ये बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है। डायग्नोसिस जो होती है वो RT-PCR के थ्रू होती है, और इस बीमारी की कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई। स्पोर्ट्स की एक न्यूज़ आती है कि एक नया रिकॉर्ड सेट किया गया है भारतीय रनर पारुल चौधरी ने, जिन्होंने 8 मिनट 57.19 सेकंड के अंदर 3000 मीटर इवेंट को पार किया है। कि 3000 मीटर इवेंट भागना था, यानी कि 3 किलोमीटर लंबी एक रेस थी, उसमें भागना था, तो उन्होंने उसको 8 मिनट में कवर कर दिया है, 8 मिनट 57 सेकंड, यानी कि 9 मिनट से कम में। चौधरी स्मैश्ड द नेशनल रिकॉर्ड एट द साउंड रनिंग स्पीड या साउंड रनिंग मीट इन लॉस एंजलिस, US में जो हुआ, एज शी बिकेम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम द कंट्री टू क्लॉक अ sub 9 मिनट। तो sub 9 मिनट यानी कि 9 मिनट से पहले के समय में ही उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन अपने आप में इन्होंने 3rd नंबर पे आई है वाइल फिनिशिंग 3rd। तो यानी कि 2 रनर्स जो थे वो इनसे पहले ही
कवर कर चुके थे उस रेस को। विद द लेटेस्ट एफर्ट चौधरी ब्रोक सूर्या लोंगानाथास रिकॉर्ड ऑफ 9:04.5 सेकेंड सेट 6 years ago इन न्यू दिल्ली। तो इससे पहले जो चौधरी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि पारुल चौधरी जी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, वो सूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 9 मिनट में कवर की थी। इन्होंने 8 मिनट 57 सेकेंड में ही इसको कवर कर दिया है। तो न्यूज़ के बाद अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो अर्थक्वेक आया जिस अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें अराउंड 770 पीपल मरे। तो अर्थक्वेक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पावरफुल अर्थक्वेक जो 9.5 नापा जाता है रिएक्टर स्केल पे, वो अब तक किस कंट्री में आया है? तो वो चिले में आया है, जो कि साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। सीज़मोलॉजी जो आया है वो सीज़मोस वर्ड से आया है। इस सीज़मोस का मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। ओवर 75% ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनो आर सिचुएटेड अलॉन्ग दिस पाथ। दुनिया के 75% वोल्केनो यहीं पे हैं। 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स टेक प्लेस हियर। 90% अर्थक्वेक यहीं पे आते हैं। तो ये कौन सा एरिया है? तो ये है रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक ओशन का जो रिंग ऑफ फायर है, मैक्सिमम अर्थक्वेक्स यहीं पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है रिएक्टर स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। तो रिएक्टर स्केल जो है वो एक अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापता है, यानी कि 9.5 है या क्या है। व्हाट स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो इंटेंसिटी नापने के लिए कौन सा स्केल है? तो वो मर्सली स्केल है। तो मॉडिफाइड मर्सली इंटेंसिटी स्केल यूज़ करते हैं इंटेंसिटी नापने के लिए, और मैग्नीट्यूड नापने के लिए रिएक्टर स्केल यूज़ करते हैं। एक जापानीज़ वर्ड अर्थक्वेक के लिए है जिशिन, यूज़ किया जाता है। हैज़ अनदर मीनिंग, उसका कोई दूसरा मीनिंग भी है। इसका क्या मतलब दूसरा वर्ड क्या है? वो है कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आता है जुलाई 4 जो है वो यूएस का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो अभी जो जुलाई 4 गया उसको यूनाइटेड स्टेट्स का इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो उसके ऊपर कुछ सवाल हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, उसको देख लेते हैं। हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जाए। तो पहला सवाल है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे अगर आपने देखा होगा, जो कि न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा, तो वहाँ पर उसमें एक टॉर्च है एक हाथ में और दूसरे हाथ में एक बुक है, एक टैबलेट है। उस टैबलेट पे क्या लिखा हुआ है? तो ये पूछा गया है। उस टैबलेट में लिखा गया है जुलाई 4 1776। तो ये रोमन न्यूमरल्स में लिखा गया, इस तरह से लिखा गया है जुलाई 1V, यानी 1V का मतलब है 4, और MDCCLXXVI या V1। तो ये चीज़ लिखी गई है, इसका मतलब है 1776। तो ये रोमन न्यूमरल्स में लिखी गई है। ऑफ द 4 US प्रेसिडेंट्स हुज लाइकनेस इज स्कल्प्टेड ऑन माउंट रशमोर टुवर्ड जॉर्ज वॉशिंगटन एंड अब्राहम लिंकन, नेम द अदर टू। तो 4 US प्रेसिडेंट्स रहे हैं, तो उनमें से 2 हैं जॉर्ज वॉशिंगटन और अब्राहम लिंकन, और जो 2 दूसरे हैं जिनका माउंट रशमोर पर स्कल्प्ट किया गया है, यानी कि उनके चेहरे को बनाया गया है माउंट रशमोर में, तो वो एक हैं थॉमस जेफरसन और एक हैं थियोडोर रूजवेल्ट। In the city of skyscrapers, this iconic edifice located at the intersection of 42nd Street and Lexington Avenue in Manhattan is still the tallest brick building in the world. तो ये tallest brick building है दुनिया की with a steel framework। इसका नाम है क्रिसलर बिल्डिंग। It was in this building जहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ था इंडिपेंडेंस का, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वर डिबेटेड एंड अडॉप्टेड इनटू लॉ। यानी कहाँ पे हुआ था ये? तो ये फिलाडेल्फिया में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में। आर्किटेक्ट हेनरी बेकन्स मास्टरपीस इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट इन द नेशंस कैपिटल। तो वो क्या चीज़ है? तो वो लिंकन मेमोरियल है। लोकेटेड इन मेम्फिस ग्रेसलैंड, ये मोस्ट विजिटेड प्राइवेटली ओन्ड घर है। तो यानी यूएस का मोस्ट विजिटेड प्राइवेटली ओन्ड होम कौन सा है? वो एल्विस प्रेस्ली का है। बिल्ट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द कोलोराडो रिवर। तो ये कौन सा डैम है? अमेरिका का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, तो ये हूवर डैम है। और लॉस एंजलिस मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बिल्डिंग इज़ अ डिस्टिंक्टिवली रिपल्ड स्टेनलेस स्टील एक बिल्डिंग है, उसका नाम क्या है? वो है वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स आपके कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किसी भी रूप में। यूपीएससी यहीं से सवाल उठाता है, तो वैसे एक भी सवाल उठा सकता है। तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट करने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो गाइस कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।